क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सciatica योगा किसी एक व्यक्ति के लिए वरदान बन जाता है और वही योग दूसरे व्यक्ति के दर्द को पहले से भी ज़्यादा बढ़ा देता है? सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन यही कारण है कि लाखों लोग कमर से पैर तक जाने वाले दर्द के लिए इंटरनेट पर कोई भी sciatica एक्सरसाइज खोजते हैं और जो पहला वीडियो दिखाई देता है उसी का अभ्यास शुरू कर देते हैं। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कभी कभी कई महीने बीत जाते हैं, फिर भी दर्द वहीं रहता है, सुन्नपन भी, जलन भी और थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाने की मजबूरी भी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गलती योग करने में नहीं, योग चुनने में होती है। आशियों ने कभी भी हर दर्द के लिए एक ही आसन नहीं बताया। वे पहले कारण खोजते थे, फिर योग चुनते थे। आधुनिक चिकित्सा भी ठीक यही बात कहती है। sciatica कोई बीमारी नहीं है, ये केवल एक संकेत है कि आपकी sciatic नर्व कहीं ना कहीं दबाव में है, लेकिन उस दबाव का कारण हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। किसी में डिस्क बल्ज, किसी में पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, किसी में SI जॉइंट और लाखों लोगों में उम्र के साथ रीढ़ के भीतर धीरे धीरे होने वाले बदलाव नस के लिए बची हुई जगह कम करने लगते हैं। इसी अवस्था को लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस कहा जाता है और यहीं सबसे बड़ी भूल होती है। डिस्क बल्ज वाले व्यक्ति का योग ज़रूरी नहीं लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस वाले व्यक्ति के लिए भी सही हो, बल्कि कुछ स्थितियों में वही एक्सरसाइज दर्द को और बढ़ा सकती है। इसलिए आज हम हर sciatica की बात नहीं करेंगे। आज हम केवल उस दर्द की बात करेंगे जो लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से होता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप अपने शरीर से सिर्फ 3 सवाल पूछें। क्या 5 या 10 मिनट चलने के बाद आपके पैरों में भारीपन, सुन्नपन या जलन बढ़ने लगती है? क्या बैठते ही या थोड़ा आगे झुकते ही आराम मिलने लगता है? क्या बाज़ार में चलते समय आपको बार बार रुकना पड़ता है, लेकिन किसी ट्रॉली, रेलिंग या वॉकर का सहारा मिल जाए तो आप पहले से ज़्यादा दूर चल लेते हैं? अगर इन 3 सवालों में 2 का जवाब भी हाँ है तो हो सकता है आपका शरीर वर्षों से एक ही बात कह रहा हो और आप सिर्फ दर्द सुन रहे हों, उसका कारण नहीं। ज़रा अपनी रीढ़ की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक प्राचीन किले के भीतर पत्थर की एक लंबी सुरंग है। उसी सुरंग से राजा का सबसे महत्वपूर्ण संदेशवाहक हर दिन राजमहल तक पहुंचता है। सालों तक सब कुछ सामान्य रहता है, फिर धीरे धीरे सुरंग की दीवारों पर पत्थर की नई परतें जमने लगती हैं, छत थोड़ी नीचे आने लगती है, रास्ता हर साल थोड़ा थोड़ा संकरा होने लगता है। संदेशवाहक कमज़ोर नहीं हुआ, रास्ता छोटा हो गया। आपकी रीढ़ के भीतर भी कुछ ऐसा ही होता है। मेरुदंड के बीच एक सुरक्षित मार्ग बना होता है जिसे स्पाइनल कैनल कहा जाता है। इसी रास्ते से रीढ़ की मुख्य नस दोनों पैरों की ओर जाती है। युवावस्था में यह रास्ता खुला रहता है। नस बिना किसी रुकावट अपना काम करती रहती है, लेकिन समय सिर्फ बाल सफ़ेद नहीं करता, वह रीढ़ के भीतर भी धीरे धीरे अपनी कहानी लिखता है। 2 कशेरुकाओं के बीच मौजूद मुलायम डिस्क अपनी ऊंचाई खोने लगती है। अब जो भार पहले डिस्क उठाती थी वह पीछे मौजूद 2 छोटे छोटे फेसेट जॉइंट पर आने लगता है। यहीं से लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस की असल कहानी शुरू होती है। लेकिन फेसेट जॉइंट पर बढ़ा हुआ दबाव यहीं रुकता नहीं। शरीर हार मानना नहीं जानता। जहां उसे कमज़ोरी दिखाई देती है वह वहां मरम्मत शुरू कर देता है। इसीलिए घिस चुके फेसेट जॉइंट के किनारों पर धीरे धीरे नई हड्डी बनने लगती है। इन्हें बोन्स पर कहा जाता है। अक्सर लोग सुनते ही डर जाते हैं, मेरी हड्डी बढ़ गई है। लेकिन सच ये है कि बोन्स पर शुरुआत में बीमारी नहीं, शरीर की मरम्मत करने की कोशिश है। शरीर सोचता है अगर जोड़ कमज़ोर हो गया है तो उसे थोड़ा और सहारा दे दिया जाए। समस्या बोन्स पर बनने से नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब यह अतिरिक्त हड्डी उसी रास्ते के और करीब आने लगती है जहां से नस गुजर रही होती है, और उसी समय एक और परिवर्तन चुपचाप चलता रहता है। रीढ़ के भीतर एक मजबूत लिगामेंट होता है, लिगामेंटम फ्लेवम। युवावस्था में यह पतला, लचीला और मुलायम रहता है, लेकिन वर्षों तक लगातार दबाव, घिसाव और सूक्ष्म सूजन के कारण यह भी धीरे धीरे मोटा होने लगता है। अब एक बार पूरा चित्र देखिए। डिस्क थोड़ी बैठ चुकी है, फेसेट जॉइंट घिस चुके हैं, बोन्स पर बन चुके हैं, लिगामेंट मोटा हो चुका है। इनमें से
कोई भी बदलाव अकेला लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस नहीं बनाता, लेकिन जब ये चारों एक साथ होते हैं तब नस के लिए बची हुई जगह धीरे धीरे कम होने लगती है। यही लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस है। ध्यान दीजिए, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि नस अचानक दब गई, क्योंकि यह रोग अचानक पैदा नहीं होता। यह 10, 15, कभी कभी 20 वर्षों तक धीरे धीरे बनता है। यही कारण है कि इसके लक्षण भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहले चलने की दूरी कम होती है, फिर पैर भारी लगने लगते हैं, फिर बार बार रुकने का मन करता है और एक दिन शरीर आपको बैठने के लिए मजबूर कर देता है। अब ज़रा सोचिए, अगर केवल नस दब रही होती तो बैठते ही आराम क्यों मिलता? थोड़ा आगे झुकते ही जलन कम क्यों हो जाती? उत्तर रीढ़ की बनावट में छिपा है। जब आप थोड़ा आगे झुकते हैं तो कमर की स्थिति बदलती है। कई लोगों में नस के लिए क्षण भर के लिए थोड़ी अतिरिक्त जगह बन सकती है, इसीलिए राहत महसूस होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग सीधे चल नहीं पाते, लेकिन शॉपिंग ट्रॉली पकड़कर काफ़ी दूर तक चल लेते हैं। उन्हें लगता है ट्रॉली ने सहारा दिया। असल में राहत सहारे से नहीं, रीढ़ की बदली हुई स्थिति से मिली। यही वह संकेत था जिसे प्राचीन योगाचार्य बिना MRI, बिना एक्सरे, सिर्फ शरीर को देखकर पहचान लेते थे। वे दर्द का नाम नहीं पूछते थे, वे पूछते थे चलने पर बढ़ता है या बैठने पर घटता है। यही उत्तर उन्हें सही योग तक ले जाता था। यही योग साधारण एक्सरसाइज से अलग हो जाता है। एक्सरसाइज हर शरीर को एक जैसा मानती है, योग हर शरीर की कहानी अलग मानता है। और इसी कारण लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस में पहला लक्ष्य लचीलापन बढ़ाना नहीं, नस का भय कम करना है। क्योंकि जब तक शरीर हर हरकत को खतरा समझता रहेगा, तब तक सबसे अच्छा आसन भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए ऋषियों ने इस रोग में सबसे पहले शरीर को सुरक्षा का अनुभव कराने वाले योग चुने। इसीलिए लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस में पहला योग अपानासन है। ऋषियों ने इसे स्ट्रेचिंग के लिए नहीं, नस को सुरक्षा का अनुभव कराने के लिए चुना था। समतल स्थान पर पीठ के बल लेट जाइए, दोनों घुटनों को मोड़िए। अब धीरे धीरे दोनों घुटनों को अपनी छाती की ओर लाइए। घुटनों को जोर से मत खींचिए, जहाँ तक शरीर आराम से आने दे, बस वहीं तक दोनों हाथों से घुटनों को हल्के से पकड़िए। नाक से गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते समय महसूस कीजिए कि कमर का निचला भाग धीरे धीरे तनाव छोड़ रहा है। 10 से 15 सेकंड रुकिए, फिर धीरे धीरे वापस आइए। 8 से 10 बार यही क्रम दोहराइए। अब दूसरा योग एकपाद अपानासन। इस बार दोनों घुटने नहीं, सिर्फ एक घुटना, दायां घुटना धीरे धीरे छाती की ओर लाइए। बायां पैर सीधा रहने दीजिए। 10 सेकंड रुकिए, फिर वापस आइए। अब दूसरे पैर से भी यही क्रम दोहराइए। इस आसन का उद्देश्य स्ट्रेच करना नहीं, दोनों कूल्हों का संतुलन वापस लाना है। क्योंकि जब एक कूल्हा कम चलता है तो उसकी भरपाई कमर करती है, और यही धीरे धीरे रीढ़ पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाता है। तीसरा योग चेयर सपोर्टेड फॉरवर्ड फ्लेक्शन। एक मजबूत कुर्सी पर बैठिए, दोनों पैर ज़मीन पर पूरे टिके रहें, दोनों हाथ जांघों पर रखिए। अब कूल्हों से धीरे धीरे आगे झुकिए, जहाँ तक शरीर सहज महसूस करे, बस वहीं रुकिए। 15 से 20 सेकंड, फिर धीरे धीरे वापस आइए। इसे 5 बार दोहराइए और अंत में मार्जरी बितिलासन का सरल रूप। चारों हाथ पैरों के बल आइए। सांस लेते हुए रीढ़ को हल्का सा सहज होने दीजिए। सांस छोड़ते हुए पीठ को हल्का सा गोल कीजिए। कोई झटका नहीं, कोई जल्दी नहीं। 8 से 10 बार, बस इतना ही याद रखिए। इन चारों योगों का उद्देश्य रीढ़ को मोड़ना नहीं, रीढ़ को दोबारा चलना सिखाना है। इनका अभ्यास कम से कम 6 से 8 सप्ताह नियमित रूप से कीजिए। अगर किसी भी अभ्यास के दौरान पैरों की कमज़ोरी बढ़ने लगे, सुन्नपन लगातार बढ़े या पेशाब और मल पर नियंत्रण में बदलाव आए, तो योग रोकिए और स्पाइन विशेषज्ञ से जांच कराइए। योग सही चिकित्सा का विकल्प नहीं, उसका सबसे शक्तिशाली साथी है। और अब आज के पूरे ज्ञान का सार सिर्फ एक वाक्य में समझिए।
हर साइटिका एक जैसा नहीं होता, इसलिए हर साइटिका का योग भी एक जैसा नहीं हो सकता। यही कारण है कि बिना कारण जाने किसी भी वीडियो की एक्सरसाइज करना कई बार फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आज के बाद आपने दर्द देखकर नहीं, कारण देखकर योग चुनना शुरू कर दिया, तो समझिए उपचार की पहली सीढ़ी आपने पार कर ली। अगर आज इस वीडियो ने आपको पहली बार अपने दर्द को एक नई नज़र से समझाया है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मेरुदंड। मैं समझ जाऊंगा कि अब आप हर दर्द के लिए एक जैसा योग नहीं करेंगे, बल्कि पहले कारण समझेंगे, फिर उपचार चुनेंगे। इस ज्ञान को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो वर्षों से कमर से पैर तक जाने वाले दर्द को सिर्फ उम्र का असर समझकर सहते आ रहे हैं। अपने शरीर की भाषा सुनिए, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता।